कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि बोल्डर्स जो हैं बड़े हैवी हैं और मडी है, स्वैम्पी है, पानी लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसे ही रोड का काम जो आप देख रहे हैं चल रहा है, ये जैसे ही पूरा हो जाएगा तो बहुत सारी मशीनरी जो पीछे फंसी हुई है वो हमारे पास एक्सकेवेटर वगैरह वो अवेलेबल होंगे तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 मंजिला जो हैं होटल्स वो यहाँ पर थे, होम स्टे थे। कम से कम 40 अब सोचिए ये 50 से आप मान के चलिए एक उसमें एक लेवल पे 10 फीट तक का तो कम से कम होता है, तो इट मस्ट बी अराउंड 50 to 60 फीट। तो वो मैकेनिकल वे में टूल से, हैंड टूल से बड़ा मुश्किल है। कल मैं देख रहा था एक महिला आई, वो उनके पति यहीं पे उनका भी होटल था, नाले के बाद में थोड़ा सा एक पैच है, उसके उधर भी नाला बह रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी लास्ट लोकेशन वहाँ पे थी। वो फैमिली के साथ कल आए हमारे पास, तो हमारे पास जो रेस्क्यू रडार था हमने उसके साथ में वो सिग्नल वो करता है, वो आपके मूवमेंट को, आप ब्रीदिंग करते हैं, आपकी हार्ट बीट चलती है, तो उन चीज़ों को वो स्कैन कर लेता है, उनको सेंसर जो है उनको कैच कर लेते हैं। तो हमने वो लगाया, उनके लिए कोशिश किया, हालांकि हमें मालूम था कि चांसेस आर वेरी लेम। देखिए ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, हमारे लिए ह्यूमन रिमेन हो या लाइव विक्टिम हो, हम पूरा, और इवन एनिमल्स भी हों, हम पूरा प्रॉपर जो है सेम हमारी प्रायोरिटी रहती है। नमस्कार, पारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार धराली में रेस्क्यू वर्क चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम जवान पिछले कई दिनों से दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और अभी हमारे साथ इस पूरे ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं कमांडेंट सुदेश कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। तो कितनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, इन तमाम चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इट इज़ ए क्रूशियल टाइम, आई वोंट टेक वेरी मच ऑफ योर टाइम, बट हाउ इट व्हेन जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो पहले रिस्पांस, फर्स्ट रिस्पांस क्या होता है, वहाँ से थोड़ा सा बताना शुरू कीजिएगा एनडीआरएफ का। जिस प्रकार जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड जो है माउंटेनियस जो स्टेट है और यहाँ पर इस तरह की आपदा का हमेशा अंदेशा बना रहता है। तो सबसे पहले तो जो हम जिसको बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो आसपास की जो जनता होती है, जो लोकल्स होते हैं, उनको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं। उसके अलावा हमारे साथ में जहाँ पर अगर आसपास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी या इस तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उनके जवान भी जो है वहाँ पे तुरंत जो है वो पहुँच सकते हैं। जिस प्रकार से अगर यहाँ पर आप इस धराली इंसिडेंट को लेकर अगर हम बात करें तो हमारी 2 टीमें उत्तरकाशी में स्पेशली जो है वो तैनात थी। एक प्रॉपर उत्तरकाशी मनेरी में, दूसरी बड़कोट, चूँकि यमुनोत्री एक्सिस भी काफ़ी वनरेबल है तो दूसरी वहाँ पर एक टीम थी। तो ये परमानेंट होती हैं यहाँ पे इन 2 पोस्ट? ये मानसून सीजन के दौरान ये परमानेंट रहती हैं। ये जब तक मानसून सीजन ओवर होगा तब तक ये वो वहीं पे रहेंगी। उसके बाद वो लोग वापस जो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर जो है, दिस इज कॉल्ड 15 बटालियन ऑफ एनडीआरएफ। तो हम टोटल हमारे पास एनडीआरएफ में 16 बटालियन है। तो 15 बटालियन जो है इट इज़ मेंट फॉर उत्तराखंड ओनली। तो उसके बाद जो है जनरली जो है ये टीमें जो है हमारी वापस गदरपुर बटालियन हेडक्वार्टर है वहाँ चली जाती हैं। हालांकि 3 टीमें हमेशा देहरादून में हमारा एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट और है जिसको हम रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर बोलते हैं। इसके अलावा भी हमारे 3 और रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर बनने हैं उत्तराखंड में, लाइक एक उत्तरकाशी में, जिसके लिए हम अभी ज़मीन देख ही रहे हैं। और हम हमेशा बस वो उत्तराखंड सरकार से यही रिक्वेस्ट भी करते हैं, मिलते भी हैं लगातार, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस तरह की त्रासदी को देखते हुए, चूँकि अगर 3 टीमें यहाँ उत्तरकाशी में हमेशा रहेंगी तो यू कैन इमेजिन कितना फास्ट रिएक्शन होगा। 3 अलग अलग स्थानों पर उनको इस दौरान, मानसून के दौरान तैनात किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारा एक रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर बनना है पिथौरागढ़ में। उसकी ज़मीन लगभग हमने देख ली है उसको, और उसका कॉरेस्पॉन्डेंस विभाग के साथ चला हुआ है। इसके अलावा चमोली में भी एक हमारा रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर बनना है। तो 3 टीमें वहाँ भी हमेशा पूरा। एक टीम में कितनी मैन पावर होती है? एक टीम हमारी 47 लोगों की होती है और एक कंपनी इन जगहों पर स्थापित हो जाएगी, यानी कि 3 टीमें एक जगह पे रहेंगी। तो अभी जो देहरादून में 3 टीमें हैं वो परमानेंट 12 महीने रहती हैं। बाकी बटालियन में जो है ये लोग चले जाते हैं मानसून सीजन के बाद, और फिर कहीं भी कोई आपदा आती है, इंसिडेंटली कुछ भी, चाहे वो CBRN हो, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, जिसको जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह ध्वस्त हो जाती है, या इस प्रकार की लैंडस्लाइड, क्लाउड बस, इस तरह की कहीं अचानक कोई घटना हो जाती है तो फिर हम वहाँ से ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो इस तरह की जैसे जो यहाँ पे हुआ,
अगर इस ही पर्टिकुलर इंसिडेंट की फिलहाल सिर्फ बात करें तो इसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि बोल्डर्स जो हैं बड़े हैवी हैं और मडी है, स्वैम्पी है, पानी लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। पिछले 4 दिन से हमारे जवान, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, इस कॉर्नर पे हमने पहले इंसिडेंट साइट को जो है इसको सेलेक्ट किया। हमारे पास कैडेवर डॉग्स हैं, सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स हैं। कैडेवर डॉग्स होते हैं जो ह्यूमन रिमेन्स को डिटेक्ट करते हैं, और दूसरे सर्च एंड रेस्क्यू होते हैं जो लाइव विक्टिम को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा। तो हमने वो, हमारे कैडेवर डॉग्स ने कहीं बार्क किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने एरिया को, और हमने जो ये यूट्यूब से अपना लोगों के जो वीडियोस जो यहाँ लोकल्स ने बनाए थे, इवन आप देख रहे हो लोकल्स बड़े अच्छे हैं यहाँ के, उनसे बात किया, उन्होंने बताया, वीडियोस को हमने बारीकी से उनका अध्ययन किया और उनको कोरिलेट करके हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट किया, एक एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर द डायरेक्शन ऑफ हर हेडक्वार्टर लाइक NDMA, NDRF हेडक्वार्टर, SCOC देहरादून से सब लोग लगे हुए, एक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो वो वहाँ पे किया हमने, वो जैसे ही 4-5 फीट खोदा तो स्वैम्पी हो गया, पानी आने लग गया, तो हिंड्रेंस होगा। उसके बाद हमने ये, अभी आप सामने देख रहे हैं, अभी हमारी जो 4 टीमें प्रॉपर पहले दिन से ही लगी हुई हैं। यहाँ पर भी ये समस्या आ रही है, कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई, पानी लगातार आ रहा है। वो हम भी, मुख्यमंत्री जी भी लगातार, आपने देखा 4-5 दिन यहाँ पर स्टेशन रहे, वो उनसे भी बातचीत हमारी होती है लगातार, 5 साल से हम उनसे मिलते रहते हैं। उन्होंने ही बोला, तो ये जैसे ही रोड का काम जो आप देख रहे हैं चल रहा है, ये जैसे ही पूरा हो जाएगा तो बहुत सारी मशीनरी जो पीछे फंसी हुई है वो हमारे पास, एक्सकेवेटर वगैरह वो अवेलेबल होंगे तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 3 से 4 मंजिला जो है होटल्स वो यहाँ पर थे, तो मतलब होम स्टे थे। कम से कम 40 अब सोचिए, ये 50 से आप मान के चलिए, एक उसमें एक लेवल पे 10 फीट तक का तो कम से कम होता है, तो इट मस्ट बी अराउंड 50 to 60 फीट। तो वो मैकेनिकल वे में, टूल से, हैंड टूल से बड़ा मुश्किल है। बट सिंस उसके बावजूद भी लगातार जो है जवान जो है, वो कहते हैं ना कि अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा आम, मतलब लेमैन की भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो जैसा आपने बताया कि अब 5-6 दिन हो चुके हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। काफ़ी नगण्य है, लेकिन चूंकि हम फोर्सेज वाले हैं, हमेशा उम्मीद बनाए रखते हैं। साथ में हमने कुछ रडार्स मंगाए। अच्छा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग मशीनरी के बारे में बताइए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स पर्टिकुलरली किस तरह से यूज आप लोग करते हैं टू आइडेंटिफाई? यहाँ पे स्पेशली हमने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होता है, GPR जिसको बोलते हैं, पिछले 2 दिन से हमने उसको एम्प्लॉय किया यहाँ पे। वो रडार क्या काम करते हैं, वो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जाती है, स्ट्राइक करती है अंदर, और वो वापस आती है, तो वो बता सकता है कि कितने लेवल पे, कहाँ से कहाँ तक, क्या किस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है, कोई ह्यूमन रिमेन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का, वेदर इट इज़ वुडन और इट इज़ आयरन, मतलब, लेकिन वो ये सेग्रीगेट थोड़ा सा नहीं कर पाता है, वो आपको कोरिलेट करना पड़ता है चीज़ों से कि भाई ये एक्चुअल ह्यूमन रिमेन, बिकॉज पानी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते। जनरली एक पानी का लेयर भी आ जाता है तो कोई भी, मैक्सिमम मेरा मानना है, वो काम नहीं करते हैं। और यहाँ पे तो स्वैम्पी है, लगातार पानी का रिसाव है, और ह्यूमन बीइंग में तो 70% वैसे ही पानी होता है। तो वो चीज़ हमने GPR 2-3 दिन लगाया। हमने GPR के अलावा, जो आप बता रहे थे कि कोई अभी है कोई अंदेशा कि कोई अभी सर्वाइवल हो जाए, उसके लिए भी हमने रेस्क्यू रडार भी मंगाया। अच्छा। वो भी आज 2 दिन पिछले लगातार रहे। कल मैं देख रहा था, एक महिला आई, वो उनके पति यहीं पे, उनका भी होटल था, तो वो अकेले थे उस टाइम पे। वो उन्होंने, आप देखे, दोनों टीमों के बीच में जो वो लड़कियां भी लगे हुए हैं, और उसके ठीक नाले के बाद में थोड़ा सा एक पैच है, उसके उधर भी नाला बह रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी लास्ट लोकेशन वहाँ पे थी। वो फैमिली के साथ कल आए हमारे पास, तो हमारे पास जो रेस्क्यू रडार था, हमने उसके साथ में वो सिग्नल वो करता है, वो आपके मूवमेंट को, आप ब्रीदिंग करते हैं, आपकी हार्ट बीट चलती है, तो उन चीज़ों को वो स्कैन कर लेता है, उनको सेंसर जो है उनको कैच कर लेते हैं। तो हमने वो लगाया, उनके लिए कोशिश किया। हालांकि हमें मालूम था कि चांसेस आर वेरी लेम, तो वो लगा के कल उनको राइट, तो उससे थोड़ा सा क्या होता ना, उनको जो बेचारे इस दुख की घड़ी में जो पीड़ित हैं एक्चुअल, तो उनको थोड़ा सा शांति मिलती है। तो वो इस तरह की चीज़ें, हमारे पास विक्टिम लोकेटिंग कैमराज भी हैं। अच्छा। अगर बिल्डिंग्स होती यहाँ पे, जैसे वो आप देख रहे हैं उस कोने पे एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे पहले ही दिन हमारे जवानों ने वहाँ जाके विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, यानी कि आप घुस नहीं सकते, बट एक होल बना करके आप वो कैमरा जाएगा अंदर, तो इट कैन आइडेंटिफाई कि क्या कुछ है अंदर, क्या वो देख सकता है। बाहर आपको मॉनिटर पे सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने वो सारे इक्विपमेंट हमारे पास जो भी थे, कटिंग मटेरियल तो है, उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ी नहीं ज़्यादा, तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर की हैं। अच्छा, और किस किस चीज़ों की, जैसे आप बता रहे हैं कि हैवी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल का एक्सकवेशन अगर आपको करना है, वो डिवाइसेस अभी हैं नहीं,
तो फिर प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करती है एनडीआरएफ कि जैसे क्या ये प्रायोरिटी में रहता है कि जो बॉडीली रिमेन्स हैं, ह्यूमन रिमेन्स हैं, उनको एक्सकवेट किया जाए, चाहे वो जैसे भी लोकेट हो, उनको निकाला जाए, क्या ये प्रायोरिटी में होता है? देखिए, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, हमारे लिए ह्यूमन रिमेन हो या लाइव विक्टिम हो, हम पूरा, और इवन एनिमल्स भी हों, हम पूरा प्रॉपर जो है सेम हमारी प्रायोरिटी रहती है। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा यही समन्वय है। जैसा मैंने आपको बताया, देख रहे हैं आप, कई सारी वहाँ पे मशीनें लगी हैं, एक्सकेवेटर, क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, बट वो रोड की आवश्यकता प्राइमा फेसी बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी रोड का जो है हमारा वो कम्युनिकेशन वो बन पाएगा, तो आप पीछे देख रहे हैं कई सारी जगहों पर रोड ब्लॉक्स हो रखे हैं। तो जब तक रसद का सामान, लोगों को खाने पीने का सामान और ये आपका मूवमेंट, आपके ये रिसोर्सेज जो भी और पीछे से आनी है, अब हेली देखिए, आज आप मौसम ख़राब है, कल पूरा दिन शॉर्टी नहीं आ पाई, तो ये सारी चीज़ें, रोड कनेक्टिविटी तो देखिए लाइफ लाइन है। आम लोगों के मन में सर, जैसे गांव वालों से हम रिपोर्ट्स करके आए, पिछले 3-4 दिन से हम लोग पूरा इस एरिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन लोगों के परिवार वाले लॉस्ट हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो इमोशंस भी होते हैं, कई तरह के सवाल होते हैं उनके मन में। तो लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि अगर एनडीआरएफ की टॉप प्रायोरिटी में ये बात रहती है कि चाहे वो रिमेन हो या लाइफ हो या कुछ भी हो, उसको एक्टिवेट करना है, तो आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई एक सिंगल बॉडी भी क्यों नहीं, मतलब एक बॉडी ऑल्दो रिकवर हुई है, बाकी की कोई भी बॉडी, जबकि ये एस्टिमेट ये माना जा रहा है कि देयर माइट बी अराउंड 100 पीपल अंडर दिस मड। देखिए, 2 एक नहीं है, 2 जो जहाँ तक जो हमारे आने से पहले 2 डेड बॉडीज़ के बारे में बताया गया, लेकिन चूंकि प्रयासरत हैं हम लोग, और आप देख सकते हैं अभी भी लगे हुए हैं जवान दिन रात इसी काम में। आज सुबह 2 हमें एनिमल्स के रिमेन्स मिले। अच्छा। आज वहाँ पे एक काऊ और एक अपने शायद हॉर्स थे, उनका वो एनिमल रिमेन्स मिले हैं 2। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे एक्सकेवेटर वगैरह और ये हैवी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल होगी, एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पीछे से लगा हुआ, रात दिन जो है, आपने बेली ब्रिज का पीछे सुना होगा, तो उसके बाद से आज नहीं तो कल तक रोड थ्रू हो जाने की पूरी संभावना है। और फिर पूरे एक्सकेवेटर, हमने यही रिक्वेस्ट किया कि वी नीड एक्सकेवेटर। सर, एक्सकेवेटर्स अगर पहुंच जाएंगे, और मैं बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में अगर आपसे पूछूं कि अगर वो मशीनरीज जो आपको चाहिए, बड़े एक्सकेवेटर्स अगर पहुंच जाएंगे, तो देन हाउ मच टाइम इट विल टेक, इफ टेंटेटिवली बता सकते हैं, टू एक्सकवेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडीज यू कैन? देखिए, ये एक्चुअली ये टाइम लाइन बताना तो बड़ा मुश्किल होगा, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना मशीनरी अवेलेबल होगा। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको भी बताया कि जिस प्रकार से हमने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से उसको सर्वे किया है, तो ये वी केम टू नो एटलीस्ट कि भाई कहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें आइडिया है कि 2 मीटर से लेके 8 मीटर तक ये हमने मार्क कर लिया है। उसी प्रकार से नंबर अगर बता पाएं कि मतलब कितने स्ट्रक्चर्स को लगभग आपने अभी तक पॉइंट किया होगा? उसमें स्ट्रक्चर तो क्यों, दे आर ऑल डैमेज्ड स्ट्रक्चर बेसिकली ना, तो मतलब मेरा मतलब वो एरिया हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे हमारे कल 200 स्क्वायर मीटर के करीब में जो है, तो अभी ये जो काम करते हुए लोग दिख रहे हैं, उनका प्राइमरी यही है कि वो स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ, वो जहाँ पे उनको जो सिग्नल आए हैं जो जीपीआर से, उसी एरिया को हमने, हमारा सेक्टर जो एनडीआरएफ का ए सेक्टर बांटा गया है। इसी प्रकार बाकी एजेंसीज के एसडीआरएफ सेक्टर बी है, आर्मी है, आईटीबीपी है, सेक्टर सी डी, ऐसे बांटे हुए हैं सेक्टरों को। और उसको फिर मार्क करके, उसको फिजिकली भी मार्क करते हैं, आप अपनी मैपिंग पे उसको मार्क करके रख लेते हैं? मैपिंग पे भी मार्क किया हुआ, फिजिकल भी मार्क किया हुआ, हमने गूगल मैप भी बना लिया है। गूगल मैप यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं था। आप देखिए, आज हेली सर्विस स्टार्ट हुई है, हमने वो मातली से गूगल मैप बना के और वो मंगा भी लिया है। अच्छा। और इसके अलावा जैसे एक तो आपने बताया कि सबसे पहले अभी इस तरह की आपदा में जैसे टॉप प्रायोरिटी तो ये होती है, जब फर्स्ट डे आप आए होंगे तो पहली प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली यही रही होगी कि कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी मिले तो उसको, उसकी जान बचाई जा सके। हमेशा हमारा देखिए एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है एनडीआरएफ में। कहीं भी कोई भी दुर्घटना जब होती, किसी भी प्रकार की हो चाहे, तो हम लोग, हमारी टीमें ना हमेशा ऑन द व्हील रहती हैं। जिस भी लोकेशन पे जहाँ पर भी होंगे, अगर आप देहरादून में अभी कॉल करेंगे तो वो आपको 5 मिनट में आपको वीडियो पे दिखा सकते हैं कि 5 मिनट में वो व्हीकल में, बिकॉज दे आर इक्विपमेंट एंड ऑल लगेजेस दे आर ऑलरेडी इन द व्हीकल। ट्रूप्स दे मस्ट बी इन द ड्रेस। वो टीमें बांटी हुई होती हैं, अलर्ट टीमें होती हैं, उसको हमने अलर्ट नाम दिया होता है। बटालियन हेडक्वार्टर जो कि गदरपुर में, वो हमेशा 2 टीमें अलर्ट पे रहती हैं, अलर्ट 1, अलर्ट 2 उनके नाम दिए जाते हैं। तो विद इन 5 मिनट वो चल जाएंगी। उसके बाद अगर ज़्यादा टीमों की रिक्वायरमेंट है तो वो जैसे वो अलर्ट पहले वाला हो जाता है, वो सब्सिक्वेंटली वो लोग भी अपनी तैयारियां कर देती। तो जो गोल्डन आवर की मैं बात कर रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। गोल्डन आवर क्या कि हम जितना जल्दी पहुंच पाएँ उस जगह पे, हमारा ये होता रहता है। क्योंकि इस तरह के जब लैंडस्लाइड्स होते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं, तो देखो सफोकेट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है,
तो हाँ, टाइम क्रूशियल होता है, दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो वहाँ पहुँच के हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानों को बचा सकते हैं। अच्छा। इसीलिए हमने उसको गोल्डन आवर का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ रखा गया। और उसके बाद में जैसे एनडीआरएफ सबसे पहले आई और एनडीआरएफ ने सबसे पहले तो यही किया कि एनी लाइफ पॉसिबिलिटीज़ जहाँ भी दिखती हैं उसको पहले बचाने की कोशिश की। उसके बाद में जैसे अब 4-5 दिन बीत चुके हैं, तो और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एनडीआरएफ की होती हैं? देखिए, अभी इसके अलावा आज आप देख रहे होंगे, अभी एक वहाँ पे चिनियाली रोड से मी-17 आया है। हमने यहाँ पीछे आपने देखा होगा, हमने 2 बोट्स भी मंगाई हैं। जिस प्रकार से पीछे आर्मी एरिया में जो हेलीपैड था, खेल का मैदान था, वो पूरा एक लेक फॉर्मेशन में तब्दील हो गया है। तो उसको जो माउथ है जो रिवर का, बोलने में आया कि उसको थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम अभी आज आई हुई है, हम लोग वहीं पे जा रहे थे अभी बल्कि। तो हमें रिक्विजिशन दिया गया था कि जी बोट्स है, तो फिर हमने वो बोट वहाँ पे जो हमारी टीम के पास पीछे थी, तो वो बोट मंगाई है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस बोट के जरिए भी जो हम वहाँ पे हेल्प करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है उसके लिए। अच्छा, तो जैसे उसका मतलब वो वाटर बॉडी जो फॉर्म हो रही है उसको पंचर करने के लिए, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ों की एक्सपर्टीज़ होती है? जैसे एनडीआरएफ के जो लोग हैं, जैसे उसमें अलग तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं उसको एक्सकवेट करने के लिए। यहाँ पे जो मशीनरीज के बारे में आपने बताया, तो इसका डिवीजन कैसे होता है एनडीआरएफ फोर्स के अंदर? कि कुछ तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते होंगे जो उन मशीनों को जानते होंगे, कुछ एक्सकवेशन एक्सपर्ट्स होते होंगे, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चरल वो थोड़ा आप समझा पाएँ? देखिए, एनडीआरएफ पूरी दुनिया में एक यूनिक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग ये डेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे हमारा सबसे छोटी बात करूँ तो हर जवान, जिसको हम रेस्क्यूअर बोलते हैं, दैट इज़ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। दे आर क्वालिफाइड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सबसे पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद हमारे हर एक फील्ड में, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है CSSR, जिसको हम बोलते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू टीम। उसके बाद CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। उसके बाद मेडिकल एड, किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल है, फ्लड से रिलेटेड, इसको FWR बोलते हैं हम, फ्लड वाटर रेस्क्यू। ठीक है, ये लेक आउटब्रस्ट। इसके अलावा भी हमें जो हमारी बटालियन है, इसको मैंडेट मिला हुआ है उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर में भी जो है काम करने का। तो ये पूरे देश में केवल 3 ही बटालियन है। फर्स्ट बटालियन है आसाम में, और 10th बटालियन है वो तेलंगाना में है, और 15 बटालियन उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पे जंगलों में भी आग काफ़ी लगती है। तो ये मल्टीफेरियस टास्क, हर जवान उसमें ट्रेंड है। वो किसी भी तरह की, इस तरह की कोई भी परिस्थितियाँ आएँ, उसके लिए ये हमने कोई सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा जो टीम का डिवीज़न है 47 लोगों का, उसमें अलग अलग ड्यूटियाँ बांटी हुई हैं कि ये जैसे उसमें कैनाइन स्क्वाड इज़ ऑल्सो पार्ट, मेडिकल स्क्वाड इज़ ऑल्सो पार्ट, कम्युनिकेशन स्क्वाड इज़ ऑल्सो पार्ट। कम्युनिकेशन की जैसे बात करें तो जिस दिन हमारे पहले ही टीम यहाँ पर आई, सबसे पहले हमने यहाँ पर QD एस्टेब्लिश किया, दैट इज़ क्विक डिप्लॉयबल एंटीना। यानी कि उसको सैटेलाइट के जरिए आप कहीं पे भी बात कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं। यहीं पे जो अगर आप बात करेंगे तो आपको दिल्ली का नंबर जाएगा, है ना। आप अपने नियरर डियरर से यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो वो हमने लोगों को कराया यहाँ सिविलियन से, जो पैनिक थे वहाँ पे, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। और सैटेलाइट फ़ोन हमने 4 सैटेलाइट फ़ोन भी हमारी टीमें लेके आई, तो वो कहीं पे भी जाएं। जैसे कल हमारी एक माउंटेन रेस्क्यू टीम भी इसमें शामिल है, जो उत्तरकाशी में स्टेशन रहती है। हमारी बटालियन के पास 2 माउंटेन रेस्क्यू टीम भी हैं, जो एडवांस जो है माउंटेन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो क्वालिफाइड जवान होते हैं। एक टीम उधर देहरादून में स्टेशन रहती है, दूसरी उत्तरकाशी में रहती है, ताकि इन केस जैसे पिछले साल अपने द्रौपदी का डांडा इंसिडेंट सुना, तो कहीं से भी जहाँ हेलीपैड्स हैं, एयर इवैक्यूएशन किया जा सकता है, तो उसके लिए तो वो टीम यहाँ भी थी। कल वो टीम 3 किलोमीटर ऊपर, लगभग 4000 मीटर की हाइट पे वो टीम गई, वहाँ पे उन्होंने इलाके का सर्वे किया। अच्छा, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे एनडीआरएफ का मतलब है कि वो तो रेस्क्यू में और इसमें काम करेगा, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि वो उस कॉज को ढूंढने भी गए कि इसने, मतलब वहाँ जाने का मतलब यही था कि क्या इसका कारण, रीज़न क्या रहा होगा। तो इस तरह के काम भी एनडीआरएफ करता है। तो ये किस लिए, मतलब अपनी ही अंडरस्टैंडिंग्स को बेटर बनाने के लिए कि उसको आगे कैसे काम किया जाए, इस वजह से इस तरह के भी वो होते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है जो शायद आपको नहीं मालूम थी। एनडीआरएफ ये मानसून सीजन के दौरान ही नहीं रहती है। जैसे इसको हम बोलते हैं हमारा बिल्कुल ऑन द व्हील टाइप, और एक हमारा इसके बाद का नवंबर के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम थोड़ा सा इजी पीरियड उसको हम बोलते हैं, बट वो इजी नहीं होता हमारे लिए। जितनी भी आज अगर बात करें तो 14 टीमें पूरे उत्तराखंड में तैनात हैं। जब अगर ये कोई डिजास्टर, ये तो डिजास्टर यहाँ धराली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, बट बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो टीमें हैं। दे आर नॉट सिटिंग इडल। अच्छा, they are working for what? They are going for the school safety program,
जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्विजिशन देते हैं, उनको बोलते हैं, चिट्ठी लिखते हैं उनको कि बताइए आप किन किन स्कूलों में, कॉलेजेस में हमने जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाना है, फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज होती है हमारी थ्रू आउट द ईयर, दैट इज़ थ्रू आउट द ईयर। उसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जैसे हमें कुछ एरिया दे देता है, ये एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको पार्ट्स में वो बांटते हैं। इस साल इस डिस्ट्रिक्ट का हमने फैमिलाइजेशन किया, उसमें हम पूरी चीज़ों को, ये जो MRT वाला मैं आपको बता रहा था चेक करने रेकी करने गए, वो फैमिलाइजेशन भी हमारा रेकी है। अच्छा, उसमें हम पूरा डाटा स्टेट का रखते हैं, हमारे पास पूरा डाटा पूरे स्टेट में क्या 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 CBRN से रिलेटेड क्या जो है एजेंसीज हैं काम कर रही हैं, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो क्या काम कर रहे हैं। तो जो है मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड जिनको MH यूनिट बोलते हैं, खासकर वो नीचे प्लेन डिस्ट्रिक्ट में जैसे हरिद्वार, देहरादून या उधम सिंह नगर में काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं जिनमें जो है केमिकल यूज़ होता है। तो वो फैमिलाइजेशन के दौरान हम लोग पूरा डाटा इंडस्ट्री से जाते हैं, कम्युनिटी एक्सरसाइजेज गाँव में, पंचायतों में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, अर्थक्वेक आ गया तो कैसे बचना है, स्कूल में बच्चों को देते हैं ट्रेनिंग, उनसे जिपलाइन बना के प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया अवेयरनेस वाला और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन वाला काम। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रहा था, जैसे इस वाले पर्टिकुलर उसमें जैसे आपने बताया कि ऊपर टीम्स गई हैं, तो इसमें आप लोग जो डेटा लेते हैं उनको जियोलॉजिस्ट से, साइंटिस्ट से, उनके साथ में आप कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ में शेयर करते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि एग्जैक्ट रीजंस क्या थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो है सभी जितने भी जो है एजेंसीज हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। NRSC हो, चाहे ये आपका IMD हो, IMD से भी लगातार हमें मेल हमारी चलती रहती है, कोरस्पोंडेंस तुरंत हमारे पास आ जाता है जिस पर वेदर अपडेट्स आते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पास हमेशा होती हैं। SCOC के साथ लगातार, SCOC जो देहरादून में है, पूरे मानसून सीजन के दौरान हमारे 3 जो हैं कर्मी वहाँ पर 8x3 24 आवर हमारे साथ अवेलेबल होते हैं वहीं पे, ताकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई हैपनिंग हो तो कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना आए, कोई कम्युनिकेशन में कोई गैप ना आए, तो वो इन सारी चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं। सर बस लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जैसे सबसे बड़ा जो डिजास्ट्रस चीज़ होती है वो लैंडस्लाइड होती है, बल्कि जो डेटा पूरे ऑल ओवर इंडिया का है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन और डिजास्टर प्रोन है वो रुद्रप्रयाग है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड एक मेजर कॉज है, और जिस तरह से हमारे यहाँ पे रोड कटिंग्स होती हैं उसको भी एक बड़ा कॉज माना जाता है कि जहाँ जहाँ रोड वाइडनिंग होती है वहाँ पर कुछ टाइम बाद वो ऐसे होने लगता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब कोई एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज बनाती हैं रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट्स, तो क्या NDRF से कभी सजेशन लिया जाता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इस जगह इस तरह का डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है, तो आपसे भी सजेशंस कभी मांगे जाते हैं, या कभी आप लोग अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस देते हैं कि जैसे अभी आपने यहीं पे किया, आपको एक इतने दिन का अनुभव हुआ, आपकी टीम ऊपर भी गई, उन्होंने वहाँ भी एक्सप्लोर किया, इसके बाद में क्या ऐसा होता है कि फॉर्मली आप कोई रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि इस तरह का एरिया है, यहाँ सेंसिटिव है, तो गवर्नमेंट को या बाकी डिपार्टमेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं? देखिए, कोई भी जब इंसिडेंट होती है, कोई घटना होती है, उसकी डेफिनेटली हम लोग डीब्रीफिंग करते हैं, डिटेल रिपोर्ट जाती है हमारे हेडक्वार्टर में, जो NDRF हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो DG साहब तो लगातार मॉनिटरिंग करते ही रहते हैं। हमारे DG पीयूष आनंद है, वो अभी आए भी थे 2 दिन पहले यहाँ पर, आज भी उनका कार्यक्रम था लेकिन वो मौसम के कारण वो कैंसिल हो गया। तो वो चीज़ें जाती है और उनके माध्यम से वो MHA पहुँचती है। जो चीज़ें हमें लगती है कि जहाँ पे ये होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक बात ये कंस्ट्रक्शन, आप देखिए एक्टिविटीज़ आजकल की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन अब जो है जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है, लोग ज़्यादा सीरियस हुए हैं, बिल्डिंग बायलॉज को जो है फॉलो करते हैं। तो पहले जो चीज़ें अलग थी, अभी जो नई, जहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, आप यहीं के लोकल्स भी हैं, तो आपको अंदाज़ा हो ही जाता होगा कि लोग आजकल उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो हम जगह जगह लोगों को, या जिस मीटिंग में हमें मौका मिलता है, हम भी यही बोलते हैं कि बिल्डिंग बायलॉज को कंप्रोमाइज़ ना करें। एक अच्छा भारत तभी बन सकता है जब हम लोग इन चीज़ों को फॉलो करें। बाकी आपको प्रोग्रेस के लिए रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू अर्लियर ऑल्सो, road is the backbone. That's why we are waiting for that road to open so that we can start our excavation work. और कम्युनिटी सपोर्ट सर कितना इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब जहाँ भी आप, वैसे तो आपने जब हमने बातचीत की शुरुआत ही करी थी तो आपने यहीं से शुरुआत करी थी कि फर्स्ट रेस्पोंडेंट जो होते हैं वो हमारे लोकल्स ही होते हैं, तो इस तरह की आपदा से डील करने के लिए लोकल कम्युनिटी पर डिपेंडेंस और उनका सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये चीज़ हम स्किप कर गए, ये चीज़ जो है आई नहीं दिमाग में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इस तरह के आपदा में जो होती है वो थी कि हमारा यहाँ तक पहुँच पाना। कितनी जगह पर जो है लैंडस्लाइड हो गए, कोई रोड तो अभी तक थ्रू नहीं हुआ है, तो हम आए कैसे? हम
बाई एयर आए हैं हम लोग, और आने के बाद चूंकि हमारे पास तो हमारा कोई भी काफिला था ही नहीं, हमारे पास व्हीकल्स वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था, और प्रायोरिटी थी कि गोल्डन आवर में पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा जान माल को बचाना। तो ऑब्वियस है कि राशन वगैरह की भी कमी जरूर रही होगी, तो सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इक्विपमेंट वर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस के जो काम आएंगे यहाँ पर, उनको प्राथमिकता दी गई। जब यहाँ आए तो यहाँ प्रशासन भी, तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं है, तो इसके बाद कनेक्टिविटी है नहीं। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थी, द बेस्ट पार्ट वाज द सिविलियंस। जैसे मैं बात करूँ, जब मैं वहाँ से आया, मैं पहले बटालियन हेडक्वार्टर से निकला, मैं ऋषिकेश पहुँचा, मैं सुबह 4 बजे नरेंद्र नगर पहुँचा, रोड ब्लॉक हुए, पता चला 10 जगह पे रोड ब्लॉक है, उत्तरकाशी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। देन आई वेटेड एट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। चिनूक के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रखी है किसी भी प्रकार की। आज आप भी देख रहे हैं, Mi-17 अभी भी, आज भी थोड़ा सा मौसम अच्छा था उसमें चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रखी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचा, फिर मैं रात में मातली पहुँचा। अगले दिन मातली से जो चॉपर्स चल रहे थे सिविल, जो स्टेट गवर्नमेंट ने चलाए हैं, उसके जरिए यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पहुँच के ये चिंता थी कि जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे। बट जो मेरी टीम मेरे से पहले पहुँच चुकी थी, उनको दूसरे, अब हमें लोग बोलते हैं ना अपना व्हाट यू कॉल इट, अपना हमारे को ऑरेंज ड्रेस में जो एंजल के रूप में लोग जानते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हमें दूसरे एंजल भी मिले, लाइक हमारे भाई साहब निदेश सेमवाल जी हैं। तो उन्होंने गाड़ी से, वो उनकी गाड़ी में मैं यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद वो मेरे को पता चला पूरे ट्रूप्स को उन्होंने ही यहाँ तक इधर से उधर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखा। फिर मैं यहाँ पे, हमने कंट्रोल रूम यहाँ मंदिर में एस्टेब्लिश किया हुआ है। वो इंसिडेंट कमांड पोस्ट भी है, जो पूरा MHA का, NDMA का है, वो इंसिडेंट कमांड पोस्ट के रूप में भी है। जितने भी गांव वाले बड़े सोबर, बड़े अच्छे किस्म के, और अभी तक भी आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं। उसके बाद तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रही। जब सारे चिनूक, Mi-17, सिविल चॉपर, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ लगा दिया। तो हमारे पास सारी सुविधाएं, जो चीज़ें ज़रूरत थी, वो पहुंच रही है। आज भी रसद लोगों के पास पहुंच रहा है, कोई कमी नहीं होने दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके बावजूद भी आज भी, थोड़ी देर पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था मेरे और जवानों से 2-3 गाँव वाले आके पूछ रहे, कोई ज़रूरत तो नहीं है आपको, प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो वो चीज़ें देख करके मैं बल्कि लोगों को बता रहा था, शायद ऐसी स्थिति में कोई और इतना काम हम भी शायद ना कर पाएँ जितना निदेश भाई ने किया, या और भी। मैंने यहाँ नहीं, मैंने अपने परिवार को भी बताया फ़ोन करके कि आपको बड़ी चिंता हो रही होगी हम लोगों की, सभी के परिवारों को। बट यहाँ पे हमारे जो हैं अननोन परिवार पहले ही से थे, तो जिन्होंने हमारी हर तरीके से जो है मदद की। और ये पूरे देशवासियों के लिए मेरा मैसेज है, इस तरह का जो समर्पण, जो सेवा भाव इन्होंने दिखाया, सब लोग अगर हम इलाके में दिखाएं, तो देखिए आपदा तो कोई कुदरत की वो है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग थोड़े, जैसे बिल्डिंग बायलॉज की बात कर रहे थे, हम सारी चीज़ों को डिसिप्लिन वे में करें तो उनको कम कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, सब लोग इस प्रकार की अगर कुछ होता है घटना, तो सब लोग आगे आएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमेशा देश के लिए ही बनी है, देश की सेवा के लिए हम लोग जो है NDRF में आए हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा वो देख करके सभी गाँव वालों का, उनका, दैट वाज ग्रेट, सैल्यूट टू देम। वन सैल्यूट टू यू ऑल्सो सर। और ये सब की तरफ से है। जिस दिन हम पहले दिन यहाँ आए थे, उस दिन से ही लगातार हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं, वो सब बार बार हमारे कमेंट सेक्शन में आपको, SDRF को, पुलिस फोर्सेस को, भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को, लगातार उन सब की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर जो ऑपरेशन इंचार्ज हैं। आपदा से जुड़ी कुछ और खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारामासा।